अमीर और गरीब बहू का ड्रेस का बिजनेस। ये देख लीजिए, ये ड्रेस भी बहुत ही प्यारा है और इसका फैब्रिक और डिजाइन भी बहुत ही प्यारा है। जी मैंने आपसे बोला है कि मेरी बॉडी थोड़ी सी हैवी है, तो मुझे उस हिसाब से ड्रेस दिखाइए जो कि मेरे ऊपर अच्छी लगे, ना कि इस डमी के ऊपर। उसकी कमर और मेरी कमर में तो जमीन और आसमान का अंतर है। मैं कब से आपको ड्रेसेस दिखाए जा रही हूँ और आपके मुंह पर बस यही राग लगा हुआ है कि मैं यूं और मैं यूं। एक्सक्यूज मी, आपको अपने कस्टमर से बात करने की तमीज है भी या नहीं? ओ हेलो, मैं तुमसे ना तमीज से ही बात कर रही थी अभी तक, लेकिन जब तुम्हें कुछ लेना ही नहीं है, तुम बस यहाँ ये ऐलान करने को आई हो कि तुम मोटी हो, तो मैं क्या करूँ? देखो, मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ। गुस्सा तो तुमने मुझे दिला दिया है, एक ही बात को बोल बोल कर। जाओ, मेरी दुकान में नहीं है किसी भी भैंस के लिए ऐसे कपड़े जो कि उसके ऊपर अच्छे लगे, समझ आया? मोटे लोगों पर कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझसे किसी ऐसी ड्रेस की उम्मीद नहीं रखना जो कि तुम्हें एकदम हूर की परी बना दे, समझ आया? ऐसी बात है? हाँ, मैं थोड़ी सी हैवी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सुंदर भी नहीं हूँ, समझी? और यहाँ आप मुझे फ्री में ड्रेस नहीं देंगी, मैं अपने पैसों से खरीदूंगी, इसीलिए अकड़ को ना अपनी जेब में रखो। पैसे से खरीदूंगी? तो मैं कौन सा तुम्हें फ्री देने की बात कर रही हूँ? हाँ, जल्दी से जो भी लेना है लो और जाओ, वैसे भी मोटी चमड़ी पर क्या ही कपड़ों का पता चलेगा। गीता के मुंह में जो भी आ रहा था वो अपने ग्राहकों को बोल रही थी। सिया ने गीता की सारी बातें मजबूरी में सुन ली। क्या है, अब क्या बस मेरा मुंह ही देखती रहोगी या कुछ बताओगी भी कि क्या खरीदना है? ये वाली ड्रेस दे दो मेरे साइज में। मेरा बस चलता ना तो मैं कभी भी यहाँ से कपड़े ना लेती, लेकिन बस मजबूरी है, कोई और दुकान भी तो नहीं है जो कहीं और से सामान खरीद लूं। लो, और पूरे 5,000 की ड्रेस है, 4,999 भी नहीं चलेंगे, पूरे ही दे रही हूँ, ये लो। सिया ने ना चाहते हुए भी गीता से एक ड्रेस खरीद ली, क्योंकि उसे उस वक्त कपड़ों की जरूरत थी और गीता के शोरूम के सिवा वहां पर कोई और दुकान कपड़ों की थी भी नहीं। गीता एक अमीर औरत थी जो कि अपने नाम की एक ड्रेसेस की दुकान को चलाती थी। गीता की दुकान में कपड़े ज्यादा अच्छे नहीं थे और साथ ही वो पैसे भी ज्यादा बताती थी। गीता बेहद ही घमंडी थी, जिसकी वजह से उसकी दुकान में लोग आ तो जाते थे, लेकिन ज्यादातर की गीता से बहस हो जाया करती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। गीता का काम अच्छा चल रहा था और आज के दिन भी गीता अपनी दुकान में ही बैठी हुई थी, जहां से उसने बाहर कुछ देखा। हाँ बस रोहित जी, ये हो गया, अब सब मैं देख लूंगी। लो, तुम्हारा ठिया तो मैंने सेट करवा दिया है, अब बताओ कि क्या कुछ और भी करवाना है? नहीं जी, कुछ और नहीं करवाना है, बस अब आप घर जाइए और अपना काम देखिए, बाकी माँ जी को वक्त से दवाई दे देना। गायत्री की बात को सुनकर उसका पति रोहित वहां से आ गया, जिसके बाद गायत्री ने उस तिरपाल के लगाए हुए ठिये पर अपनी सिली हुई ड्रेसेस लगाना शुरू किया। ये यहाँ क्या हो रहा है? मेरे मोहल्ले में ये कौन मेरी दुकानदारी को खराब करने को आया है? गीता ने जब खिड़की से देखा तो वहां पर एक और औरत थी जो कि देखने से तो गरीब लग रही, लेकिन वो भी वहां कपड़े ही बेचने आई थी। गायत्री ने अपने ठिये के बाहर पहचान के लिए ड्रेसेस लटका दी और खुद अंदर बैठ गई, जहां पर वो हाथ की मशीन से सिलाई करने लगी। हाँ, जो भी है, इसको लगता है कि मेरे शोरूम के आगे इसकी ये सड़ी हुई सी दुकान चलेगी। आई बड़ी। एक तरफ गायत्री को देखकर गीता ऐसे बोल रही थी तो दूसरी तरफ, भगवान जी, मैं यहाँ दिल से बड़ी ही उम्मीद लेकर आई हूँ। मुझे अपने इस काम से और आपसे बहुत उम्मीदें हैं, बस आप मेरी उम्मीदों को कायम रखना और मेरा काम यहाँ चलवा देना और मुझे उस मकसद में कामयाबी देना जिसके लिए मुझे घर से निकलना पड़ा है। गायत्री ऐसे बोलकर अपनी दुकान में ही आसपास ड्रेसेस अच्छे से लगाने लगी। गायत्री एक गरीब और मजबूर औरत थी जो कि मजबूरी में अपने घर से निकल कर आई थी। गायत्री ने भगवान का नाम लेकर अपने काम को शुरू किया और इस शॉप की जो शॉपकीपर है ना, वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। हाँ यार, सही कहा, उसकी आदत तो ऐसी है जैसे कि फ्रिज में रखी हुई कोई सब्जी सड़ गई हो। इतनी बुरी आदत है उसकी, लेकिन बस क्या करे, उसके सिवा यहाँ कोई मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े बेचता भी तो नहीं है, इसीलिए मजबूरी में बस वही ही जाना पड़ता है। सही कहा। अरे कस्टमर आ रहे हैं, मुझे जल्दी से सेट हो जाना चाहिए। गीता ऐसे बोलकर जल्दी से उठ खड़ी हुई। कुछ ही देर के बाद श्रुति और श्वेता दोनों उसकी शॉप में आ गई और हाँ बताओ, क्या दिखाना है? कुछ अच्छा सा डेली वियर स्टाइलिश और मॉडर्न आउटफिट दिखाओ। ये ले लीजिए, एकदम स्टाइलिश है और अच्छा भी है। हाँ ठीक ही है, वैसे ये कुछ ओवर लग रहा है। आजकल जो हाई स्टैंडर्ड की लड़कियां हैं वो सब यही पहनना पसंद करती हैं। अब अगर तुम्हें ये ओवर लग रहा है तो तुम अपना स्टैंडर्ड खुद ही जाहिर कर रही हो। हम आपके पुराने कस्टमर हैं, लेकिन फिर भी आप हमसे इसी तरह बुरे लहजे में ही बात करती हैं। क्यों? मैं बात करती हूँ? नहीं, मैं तो नहीं करती हूँ। पहले तुम ही कुछ अजीब सी बात बोलती हो, जिसके बाद मुझे जवाब देना पड़ता है। अच्छा,
ये बताइए कि इस ड्रेस के प्राइस क्या है? 10,000। पैसे सुनते ही दोनों लड़कियां चौंक गईं और डेली वेयर ड्रेस और वो भी 10,000? ऐसा क्या लगा हुआ है इसके अंदर? मैडम, इस कपड़े की क्वालिटी देखो, पहनने के बाद जरा भी डिस्कम्फर्ट नहीं लगेगा। और दूसरा, यहाँ क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं, ऐसे वैसे कपड़ों से मैं ड्रेसेस नहीं बनाती हूँ। अब जल्दी से अगर लेनी है तो लो, नहीं तो एक मिनट, ये छोटा सा ठिया भी क्या कपड़ों का ही लगा हुआ है? लग तो ऐसे ही रहा है। अरे नहीं, कहीं इस नई औरत की दुकान पर न चली जाए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ श्रुति, कपड़ों का ही दुकान है ये तो, चल यहाँ से कुछ लेने को चलते हैं। अरे नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, मेरी बात को तो सुनिए। ये दुकान जरा भी अच्छी नहीं है और तुम्हारी जैसी मॉडर्न स्टाइलिश लड़कियाँ यहाँ से कुछ नहीं ले पाएंगी। लेकिन हम तो जा रहे हैं, अभी तक तो तुम जैसी आदत खराब दुकानदार से कपड़े लेना हमारी मजबूरी थी, लेकिन अब जब नई दुकान खुल ही गई है तो चाहे वहाँ कुछ भी है हम वही खरीद लेंगे। अरे अरे हाँ, जाना है तो जाओ, वैसे भी जैसे लोग वैसी पसंद, मेरी दुकान में तुम लोगों की कोई जगह भी नहीं है। गीता ने अपनी ही ग्राहकों को भगा दिया, जिसके बाद श्रुति और श्वेता दोनों गायत्री के छोटे से ठिये पर चली गईं, जहां गायत्री हाथ की मशीन से सिलाई कर रही। अरे आइए आइए, आपका स्वागत है, बताइए क्या दिखाना है आपको? वाओ, ये चिया देखने में तो छोटा सा है, लेकिन वैसे इसमें कितनी क्यूट एंड एस्थेटिक ड्रेसेस लगी हुई है। मेरा तो दिल आ गया। हमें कुछ कम्फी एंड स्टाइलिश आउटफिट चाहिए जिसको हम डेली में पहन सके। जी हाँ, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, लीजिए, ये कॉटन में है और काफी अच्छा है, ये कंफर्ट रहेगा और मॉडर्न भी। हाँ सच में ही अच्छा है। ये कितने का है? ये डेली वाले सभी सूट है 500 रुपए के, चाहे कोई भी हो। बस 500? वो भी इतने अच्छे कपड़े? अरे वाह, फिर तो मैं बहुत सारे लूंगी। श्रुति ने ऐसे बोलकर जो भी कपड़े उसे अच्छे लगे सभी ले लिए। ऐसे ही श्वेता ने भी ले लिए और दोनों सहेलियां 4-4 हजार की शॉपिंग करके गायत्री के स्टोर से निकली। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मैंने कैसे डरते डरते ही ठिया लगाया था, लेकिन मेरी कमाई होना शुरू हो गई है। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, बस ऐसे ही मुझे ग्राहक मिलते रहें। गायत्री ऐसे ही अपने कपड़ों को लेकर खुश हो रही थी कि तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी, जहाँ गीता खड़ी हुई थी। आइए, आपको क्या खरीदना है? बंद करो अपने ये नाटक, मुझे कुछ लेना नहीं है तुम्हारी इस घटिया सी दुकान से। तो आप क्यों आई हैं? तुम्हें वार्न करने। मेरा इस एरिया में काम जमा हुआ है, समझी? ये शोरूम देख रही हो, ये मेरा है, यहाँ मैं कब से कपड़े बेच रही हूँ और तुम यहाँ ऐसे अपनी दुकान नहीं लगा सकती हो। बहन देखो, ऐसा है, मैं तुम्हारे मॉल में तो बेच ही नहीं रही हूँ ना, इसीलिए तुम मुझे यहाँ से नहीं हटा सकती हो, समझी? तुम मेरे मॉल में बेच भी नहीं सकती हो, समझ आया? तुम होती कौन हो इसके आसपास भी बेचने वाली? देखो, मैं तुम्हें यहाँ पहली और आखिरी वार्निंग देने के लिए आई हूँ, कल को यहाँ दिखाई नहीं देना, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। देखिए, आप कोई नहीं होती मुझे यहाँ से हटाने वाली या ये बताने वाली कि मैं कहाँ क्या कर सकती हूँ, समझी? मैं इस देश में आजाद हूँ और अगर आपने कोई कानून अलग से लागू किया तो मैं पुलिस केस करने पर मजबूर हो जाऊंगी, समझ आया? तुम्हें तो खैर, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही थी कि यहाँ से चली जाओ, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात सुननी नहीं है, तो रह लो। वैसे यहाँ मेरा नाम है, मेरा काम, गीता की दुकान यहाँ जमी हुई है और तुम चाह कर भी अपना काम यहाँ नहीं जमा सकती हो। गीता की बात को सुनकर गायत्री ने कोई जवाब नहीं दिया और गीता खुद ही चिढ़ती हुई फिर वहाँ से चली गई। ऐसे ही अगले दिन। अरे ये क्या, आज तो सुबह से मेरी दुकान में कोई आया ही नहीं है और इसकी दुकान के ग्राहक रुक नहीं रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। गीता की खराब आदत को हर कोई जानता था, जिसकी वजह से उसकी दुकान में लोग आने से अब बच रहे थे और रास्ते में गायत्री की दुकान पर ही सभी लोग चले जाते। जी, मैं समझ गई। आपको बिल्कुल वैसी साड़ी चाहिए जो श्रद्धा कपूर ने पहनी थी। ठीक है, मैं बनाने की कोशिश करूंगी। अच्छे से बनाना, मुझे आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। अगर मेरी साड़ी अच्छी नहीं बन पाई तो मैं फेयरवेल में अच्छी नहीं लगूंगी। तुम तो पहले ही कितनी सुंदर हो, तुम अच्छी ही लगोगी। देखो, मैंने कहा था ना कि अच्छी ही औरत है। देख कितने अच्छे से बात कर रही है, भरोसा रख, इनके बनाए हुए डिजाइन अच्छे ही हैं। तेरी साड़ी अच्छी ही बनेगी मेघा। ठीक है माँ, अगर आप कहते हो तो मुझे यकीन है कि मेरी साड़ी अच्छी बन ही जाएगी। मेघा और गंगा दोनों माँ बेटी थीं, जो आई तो थीं गीता की दुकान से साड़ी लेने को, लेकिन रास्ते में गायत्री की शॉप को देखकर वो वहीं रुक गईं और उन्होंने वहाँ पर साड़ी का ऑर्डर दे दिया। आप बहुत अच्छी है गायत्री जी, मुझे यकीन है आपकी दुकान चल जाएगी, क्योंकि एक तो आपका नेचर अच्छा है और दूसरा आपका काम भी और पैसे भी हमें पसंद आए। वैसे मैं ये पूछना चाह रही थी कि तुमने ये दुकान कब से खोली है? मैंने अभी एक ही दिन पहले इसको खोला है
अब बस आपके ही जैसे लोगों का साथ चाहिए तो सब अच्छा हो जाएगा। हाँ, अगर आप अपना काम ईमानदारी से करेंगी तो सब अच्छा ही होगा। चलो मेघा बेटा, चलते हैं। गंगा मेघा को लेकर चली गई, जिसके बाद गायत्री भी सिलाई में ही लग गई। ऐसे ही आज के दिन सुबह से रात तक गायत्री की दुकान पर कई ग्राहक आए, जिससे गीता को काफी लॉस भी हुआ। जिसके बाद गायत्री शाम को अपना ठिया बंद करके घर आ गई। मैं घर आ गई माँ जी। मेरी बहू आ गई। अरे नहीं माँ जी, आप उठ क्यों रही हैं? आप मत उठिए ना, मैं आ गई हूँ। आप लेट जाइए और आराम कीजिए। आज का दिन कैसा रहा? आज का दिन अच्छा था माँ जी, बहुत अच्छा था। आपको पता है, आपकी दुआओं से मेरे पास आज कल से भी ज्यादा ग्राहक आए। हमारी बहू तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रही है सुजाता। सच में भाभी ने हक अदा कर दिया है अपनी एक अच्छी बहू होने का। भाभी आप बहुत अच्छी है। हाँ भाभी अच्छी है। मुझे इस बात पर फक्र भी है कि मेरी पत्नी सभी को इतना मान देती है, लेकिन साथ ही अपनी बेबसी के ऊपर तरस भी आता है कि मैं अपनी माँ का इलाज भी नहीं करवा सकता हूँ। मेरी बीवी को निकल कर कमाना पड़ेगा। भैया आप भी ना ऐसी बातें नहीं किया कीजिए। अजीब, आप जितना कर रहे हैं ना उतना कम नहीं है। आप सभी का पेट भरवाते हैं। इस घर में चूल्हा आपकी ही वजह से जल रहा है। मैं तो बस माँ जी के ऑपरेशन के लिए निकल कर काम कर रही हूँ। अब एक ही आदमी सभी कुछ तो नहीं देख सकता है ना। हाँ रोहित, तू ऐसे ना किया कर। बहू और तू अलग अलग थोड़ी है। अगर बहू देख भी रही है तो वो भी तो तेरी पत्नी ही है ना। सभी रोहित को ऐसे ही समझाने लगे। रोहित गायत्री का पति था। गायत्री की सास सुजाता को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी, जिसके इलाज के लिए उसका ऑपरेशन होना जरूरी था। लेकिन गायत्री के गरीब परिवार वाले ऑपरेशन वगैरह का खर्च नहीं उठा पाते, जिसकी वजह से गायत्री को बाहर निकलकर काम करना पड़ा। काम पर से आने के बाद उसने सभी के लिए खाना बनाया और फिर सभी को खिलाया भी। एक तरफ ये सब चलता रहा तो दूसरी तरफ ओहो डियर, अब कुछ बताओगी भी कि क्या हुआ है? माँ जी एक बड़ी दिक्कत है। मेरा तो सर दर्द कर रहा है। हम पिछले आधे घंटे से यही सुन रहे हैं कि बड़ी दिक्कत है और बड़ी दिक्कत है, लेकिन वो बड़ी दिक्कत है क्या आखिर? मेरी सेल कम होती जा रही है। मेरे शोरूम के बाहर एक 2 टके की औरत ने अपना ठिया लगा लिया है, जिसकी दुकान से कपड़े मेरे शोरूम के आगे बहुत ही धड़ल्ले से बिक रहे हैं। इसीलिए मैं टेंशन में हूँ। नहीं बहू, तुझे किसी की कामयाबी से ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए। हमारे घर में किसी चीज की कमी थोड़ी है। अगर उसका काम अच्छा चल रहा है तो चलते रहने दे। तो आप चाहती है कि मैं उसे अपने शोरूम के आगे शोरूम बनाने दूं और मेरी बर्बाद होकर हैसियत ऐसी हो जाए जैसी कि वो अब है? नहीं बहू, तेरे घर में किसी भी चीज की कमी थोड़े है। तू तो ये काम शौकिया तौर पर करती है, तो बस ऐसे ही करती ही रहे। हाँ? अब कमाई चाहे जैसे भी हो। मैं तो जानती ही थी कि आप लोगों से मुझे यही सब जवाब मिलेंगे। मैं अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकालूंगी बस। गीता गायत्री से बुरी तरह जल गई थी, जिसकी वजह से उसने अपने परिवार की बात को भी नहीं समझा। ऐसे ही 2-4 दिन और गुजरे और अब गायत्री की सेल बढ़ने पर थी और गीता की दिनों दिन कम होती जा रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन गीता की दुकान में उसकी ननद आई। गीता मुंह झुकाए हुए बैठी थी। भाभी क्या हुआ? क्या बात है? कौन है? अच्छा तुम हो, बोलो क्या हुआ? भाभी ऐसे नहीं बैठिए, मैं आपको यहाँ कुछ बताने को आई हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अभी मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है। आपके डिस्टर्ब दिमाग का ही हल है मेरे पास। एक तरीका बताऊंगी जिससे ग्राहक मैग्नेट की तरह यहाँ खींचते चले आएंगे। क्या? काव्या ने गीता को कुछ ऐसा बताया जिससे एकदम से गीता का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा और दोनों ननद भाभी ने वैसा ही किया। काव्या अपने साथ एक बड़ा सा पोस्टर लाई थी जिस पर लिखा था 80% ऑफ और उन्होंने उसे शोरूम के बाहर लटका दिया। अब जब कस्टमर बाहर से ही इसको देखेंगे ना कि यहाँ कपड़े 80% ऑफ मिल रहे हैं, तो वो लोग खुद ही यहाँ खींचे चले आएंगे। हाँ, दिमाग तो तुमने अच्छा लगाया, लेकिन इससे मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। कोई बात नहीं है, कभी कभी बिना बेनिफिट के भी काम करने पड़ जाते हैं। अभी बस काव्या और गीता ने वो पोस्टर बाहर लगाया ही था कि तभी भाभी ये वाली दुकान में देखते हैं, यहाँ कपड़े अच्छे लग रहे हैं। आपका स्वागत है। अरे नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ इतने बड़े शोरूम पर देखो 80% ऑफ है। पहले यहाँ ट्राई करते हैं, कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। हाँ भाभी, मैंने तो ये सब देखा ही नहीं। ठीक है, तो पहले यही ही चलते हैं। सोनाली की बात को सुनकर उसकी भाभी उसे गायत्री की दुकान में ले जाते गीता की दुकान में ही ले आई, जहाँ गीता अपने कस्टमर्स के पास जा रही थी, लेकिन उसे काव्या ने रोक दिया। जी आपको क्या चाहिए? मेरी ना कॉलेज की फेयरवेल पार्टी है, तो उसके लिए मुझे कोई अच्छा सा आउटफिट दिखाओ। वैसे तो मेरी ननद लाखों में एक है, लेकिन कॉलेज में ये करोड़ों में एक दिखनी चाहिए। अच्छा, वैसे करोड़ों में एक दिखने के लिए तो करोड़ों स्टूडेंट्स वाला कॉलेज भी चाहिए ना। भाभी आप चुप रहिए,
करोड़ों में क्या, ये तो अरबों में एक लगेंगी। वैसे आपकी ननन की शक्ल न थोड़ी सी आलिया भट्ट से मिलती है, तो आप ये आलिया भट्ट वाला लहंगा ही देख लीजिए। क्या सच में मेरी शक्ल आलिया भट्ट की तरह है? क्या बात है भाभी, मैं यही लहंगा लूंगी। यस, बात बन गई। बिल्कुल सही फैसला लिया आपने। अगर अब आलिया भट्ट की ही डुप्लीकेट लड़की उसके जैसा लहंगा नहीं लेगी तो कौन लेगा? काव्या ने मस्का लगाकर सोनाली और सावित्री को 30,000 का लहंगा बेच दिया, जिसके बाद वाह काव्या, ये लहंगा तो मेरी दुकान में 3 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है और तुमने आते ही इसको ही निकाल दिया। भाभी, इसको कहते हैं कला। बस थोड़े से मीठे बोल बोलो और लोग खुद ही तुम्हारी बातों में आ जाते हैं। काव्या की तरकीब काम कर गई थी। उस दिन सारा दिन बस गीता की ही दुकान में ग्राहक आए और गीता ने खूब उन्हें मस्का लगाकर सामान बेच डाला। लेकिन अब बेचारी गायत्री की चिंता बढ़ चुकी थी। मैं क्या करूं? आज तो मेरी दुकान में कोई भी नहीं आया है। बाहर ही इतने बड़े मॉल के जब पोस्टर लग जाएगा 80% ऑफ का, तो इस गरीब की दुकान को कौन ही देखेगा? गायत्री ऐसे ही चिंता में आ गई और आज के दिन उसकी एक भी कत्तर नहीं बिकी। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजर गए, जिसके बाद गायत्री की चिंता अब उसके चेहरे पर भी दिखने लगी, क्योंकि उसकी दुकान में अब कोई भी आने को तैयार नहीं था। ऐसे ही आज की शाम वो अपने घर में उदास थी कि तभी भाभी, क्या बात है, मुझे बताओ। पूनम, कुछ नहीं, तुम चिंता नहीं करो। कोई तो बात है, वरना काम पर आते हुए आपका चेहरा खिला हुआ रहता था, लेकिन 2-4 दिन से आप बहुत ही सूख रही हैं। क्यों? वो बात कुछ ऐसी है पूनम, अब तुम पूछ ही रही हो तो मैं बता देती हूँ। गायत्री ने पूनम को पूरी बात बता दी, जिसके बाद बस इतनी सी बात? भाभी, पता है, बांटने से परेशानियाँ खत्म होती है और ये तो हमारे घर की ही दिक्कत है, समझो। मैं बताती हूँ, अगर उसने आपके साथ खेल खेला है अपने कपड़ों को सस्ता करके, तो आप भी बेचने के लिए इन दुकानदारों की तरह ही दिमाग चलाओ। वो कैसे? आप कल मेरे साथ बाजार चलना, हम अपने कपड़ों को ऐसे ही और भी सस्ता बेचेंगे। पहले हम कोई अच्छा और सस्ता सा कपड़ा लाएंगे, जिसको सिलकर आप और भी सस्ता बेचना। फिर देखना लोग कैसे वापस हमारी तरफ कोई आएंगे। ठीक है पूनम, तुमसे बात करके तो ऐसा लगा कि जैसे सच में ही मेरी परेशानी का हल निकल आया है। ठीक है, हम कल ही चलते हैं। गायत्री और पूनम दोनों ही अगली सुबह मार्केट जाने का मन बनाए हुए थीं। जैसे ही अगली सुबह आई तो पूनम और गायत्री दोनों बाजार में कपड़ा लेने को आ गईं। भाभी, देखो ये वाला कपड़ा अच्छा है। हाँ, ये मुलायम भी है और देखकर अच्छा भी लग रहा है। भैया, ये कितने रुपए मीटर है? ये 150। नहीं, हमें इतना महंगा नहीं चाहिए। आपके पास कोई दूसरे कपड़े हैं क्या जो अच्छे हो और सस्ते भी हो? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास इससे कम रेंज में तो कुछ नहीं मिल पाएगा, लेकिन यहाँ से थोड़े आगे जाने के बाद हाँ, एक ऐसी दुकान है जो कपड़े सिलकर बेचने वालों के लिए गोदाम की तरह बनी हुई है भाई, तो आप एक बार वहाँ देख लो। जी, मैं जाती हूँ, शुक्रिया। गायत्री पूनम के साथ उन्हीं दुकानों पर चली गई जहाँ राम दुकानदार ने उन्हें भेजा था। वहीं दूसरी तरफ गीता भी अपने शोरूम में आई हुई थी और इसका ठिया तो देखते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। भले ही मेरा काम अच्छा चल जाए, लेकिन अपने काम के पास मैं इसको काम नहीं करने दूंगी। अब मुझसे नहीं रुका जाएगा। गीता के मन में शैतान आ गया था, जिसकी वजह से वो अपने शोरूम से मौका देकर एक बड़ी कैंची लेकर निकली और गायत्री का बांधा हुआ तिरपाल, जिसको वो एक दुकान की तरह इस्तेमाल करती थी, गीता ने उसे काटना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में उसके सभी जोड़ों को काट डाला, जिससे कि गायत्री का पूरा तिरपाल ही खुलकर गिर गया। अरे वाह, अब आना, अब मुझे मजा आएगा। गीता ऐसे बोलकर चली गई। कुछ देर के बाद गायत्री वहाँ अपनी दुकान का सामान लेकर पूनम के साथ पहुंची तो उन दोनों के होश उड़ गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? भाभी, आपके तिरपाल को तो किसी ने काट दिया है, क्योंकि कोई आंधी या तूफान तो आया ही नहीं था। एक गरीब को कोई चैन से नहीं जीने देना चाहता। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं करो, चुप हो जाओ, हम अभी इसका कुछ करते हैं। पूनम और गायत्री दोनों ने हार नहीं मानी और वो दोनों अपनी दुकान को सही करने लगी। गीता अपनी दुकान से इस मंजर को देखते हुए आनंद ले रही थी। अभी गीता ये सब देख ही रही थी कि तभी वहाँ एक लड़की आई। हेलो। क्या है? नहीं, काव्या ने मुझे बोला था कि मैं सभी से अच्छे से बात करूं। हेलो। वो मुझे ना एक मॉडलिंग के शो में हिस्सा लेना है, तो मुझे एक ड्रेस डिजाइन करवानी है। आप मुझे मेरी पसंद की ड्रेस का बजट बता देंगी क्या? बताओ। हाँ तो यामिनी ने अपनी पसंद की ड्रेस गीता को बताई, जिसको सुनने के बाद गीता बोली, मैंने तुम्हारी पसंद की ड्रेस को अच्छे से समझ लिया है। उसे बनाने में 40,000 रुपए लग जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का ड्रेस तुम बोल रही हो उसका सामान महंगा ही आएगा। 40,000? हाँ जी, पूरे 40। अब आपकी मर्जी। नहीं, मेरा इतना बजट नहीं है, आप रहने देना। हाँ। यामिनी गीता की बात को सुनकर बाहर निकल गई, जिसके बाद उसे गायत्री की दुकान दिखाई पड़ी। ये कौन सी दुकान है? कोई नई खुली है क्या? इनके ही पास जाती हूँ। भाभी देखो, हमसे जैसा हो पाया हमने कर ही दिखाया। हाँ ना।
फिलहाल के लिए तो ठीक ही है। हेलो, क्या यहाँ कपड़े सिले जाते हैं? जी जी हाँ, आइए आइए। जी, मुझे एक ड्रेस बनवाना है। क्या है ना, मुझे एक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना है, तो उसके लिए मुझे उसके हिसाब से एक परफेक्ट ड्रेस चाहिए। तो क्या आप बना देंगी? एक बार बताइए तो सही कि आपको बनवाना क्या है। यामिनी ने पूरी बात गायत्री को बताई, जिसके बाद यामिनी, आपने जैसी ड्रेस कही कि उसमें फ्लावर्स हो और थोड़ी चमक भी हो, मैं वो समझ गई हूँ। आपकी ड्रेस को मैं बना दूंगी, लेकिन उसमें 5,000 रुपए लग जाएंगे। क्या कहा? बस 5,000? ठीक है, आप बना देना। फिर मैं उसे लेने कब आ जाऊँ? आप ले जाना 2 दिन के बाद। गायत्री की बात को सुनकर यामिनी खुश हो गई, जिसके बाद वो वहाँ से चली गई। देखा भाभी, आपको ऑर्डर आया है। अगर हम हार मान लेते, जो हमारे साथ हुआ, उसको देखते हुए तो ये मौका हमें कभी नहीं मिल पाता। सही कहा। अब इन पैसों में से जो बचेंगे वो अपनी माँ जी के लिए जोड़ने को रख दूंगी। गायत्री ऐसे ही सोचने लगी और उसने यामिनी की बताई हुई ड्रेस पर काम करना शुरू कर दिया। अब गायत्री ने भी अपने दाम घटा दिए थे, जिसकी वजह से अब उसकी दुकान में भी ग्राहक आने लगे थे और गीता उससे जल रही थी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और 2 दिनों के बाद यामिनी अपनी बताई हुई ड्रेस लेने पहुंची। वाह, ड्रेस तो बिल्कुल वैसी ही बनी जैसी मुझे चाहिए थी। सच में आज मेरा कॉन्टेस्ट है, लग रहा है कि मैं ही जीतूंगी। यामिनी की बात को सुनकर गायत्री मुस्कुरा दी, जिसके बाद यामिनी गायत्री को पेमेंट करके चली गई और गायत्री रोज की ही तरह अपने काम में लग गई। बस वहाँ कॉन्टेस्ट में सभी को मेरी हाथ की बनाई हुई ड्रेस पसंद आ जाए और वो लड़की जीत जाए। जी आइए आइए, क्या दिखाना है आपको? गायत्री की दुकान में ग्राहक आ गई थी, जिसकी वजह से वो उसमें लग गई और दूसरी तरफ यामिनी कॉन्टेस्ट जीत गई थी। अगले दिन यामिनी गायत्री की दुकान में मिठाई लेकर आई। आपका शुक्रिया, आपकी वजह से मैं कॉन्टेस्ट जीत पाई। आपने सच्ची में बहुत ही अच्छी ड्रेस बनाई थी। सभी पूछ रहे थे कि ये मैंने कहाँ से ली है। चलो, तुम्हें पसंद आई तो बस अब और क्या ही चाहिए। अब मैं आपको एक ड्रेस और बताकर जाऊंगी और आपको उसे भी बनाना है। यामिनी के दिमाग में जो भी था उसने वो गायत्री को बता दिया, जिसके बाद ये ड्रेस मुझे 4 दिन के बाद पहनना है, तो आप ये मुझे 3 दिन के बाद दे देना। और हाँ, दूसरा 4 दिन के बाद आप भी मेरा शो देखने आना, मुझे अच्छा लगेगा। इस बार का कॉन्टेस्ट बड़ा होने वाला था। यामिनी ने अपने साथ गायत्री को भी बुला लिया। देखते ही देखते 4 दिन बीत गए और गायत्री यामिनी के कॉन्टेस्ट को देखने चली गई। वहां काफी बड़े बड़े डिजाइनर भी आए हुए थे और गीता भी आज वहीं थी। धीरे धीरे शो शुरू हुआ और एक के बाद एक मॉडल्स आईं। सभी ने कितनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनी हुई है। पता नहीं मेरी बनाई हुई ड्रेस कैसी लगेगी। गायत्री ने ऐसे बोला ही था कि तभी यामिनी स्टेज पर आई, जिसको देखकर सभी दंग रह गए और फिर सभी ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। ये यहाँ क्या हो रहा है? अरे वाह, ये तो उसी दिन की तरह हो रहा है। मतलब मैं कॉन्टेस्ट जीत गई। यामिनी का लुक सभी को बड़ा पसंद आया, जिसकी वजह से जजेस ने उसे ही जिता दिया। और जब यामिनी की स्पीच की बारी आई, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस कॉन्टेस्ट को जीता और ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात भी है। लेकिन मैं शुक्रिया करना चाहूंगी अपने डिजाइनर का, जिन्होंने छोटी सी तिरपाल की लगाई हुई दुकान में बैठकर इस मास्टरपीस को बनाया। गायत्री जी, आ जाइए। यामिनी ने गायत्री को स्टेज पर बुलाया, जहां सभी गायत्री को देखकर चौंक गए और सभी उससे अपने लिए भी ऐसी ही ड्रेस बनवाने की फरमाइश करने लगे। आपने सच्ची में बहुत ही प्रिटी ड्रेस बनाया है। आप एक मेरे लिए भी बनाएंगी? गायत्री के काम को अब पहचान मिल चुकी थी। गायत्री की आंखों में खुद के लिए इतने ऑफर देख आंसू भर आए। तभी भीड़ से एक डिजाइनर पहुंचा। भाई, आपके काम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसमें असली हुनर दिखाई देता है। मैं एक डिजाइनर हूँ, क्या आप मेरे ऑफिस में काम करना चाहेंगी? गायत्री की आंखों में आंसू थे। उसने रमेश को इशारों से हाँ कह दिया, जिसके बाद वो उसके ऑफिस में लग गई, जहां से उसे इतनी अच्छी तनख्वाह एडवांस में मिली कि गायत्री की सास का ऑपरेशन भी हो गया। ऐसे ही अब गायत्री गीता से भी दूर थी, तो वो खुशी से अपना काम कर रही थी। वहीं गीता का काम अब ठप हो चुका था, लेकिन उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। इसी तरह अब गायत्री की जिंदगी संवर चुकी थी और जिसने जो काम किए उसका फल उसे मिल रहा था।